सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमस्कारः। समसामयिक भारत एवं शिक्षा अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतं हार्दम् अभिनन्दनं च। अद्य वयं सूचनासम्प्रेषणतकनीकेः अध्यापकशिक्षायाम् अनुप्रयोगः कथं क्रियते एवं च कथं कर्तुं शक्यते इत्यस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। अर्थात अध्यापक शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो क्या होती है सबसे पहले सूचना संप्रेषण तकनीकी, यहाँ हमें जानने की आवश्यकता है। समग्र रूपेण तथ्यानां सूचनानां वा क्रमबद्ध वैज्ञानिकरीत्या शीघ्रतया निर्बाधरूपेण आदान प्रदानम् एक्सचेंज इति सूचना संप्रेषण तकनीकी इति वक्तुं शक्यते। अर्थात समग्र तथ्यों का क्रमबद्ध रूप से, वैज्ञानिक रूप से, शीघ्रतया निर्बाध रूप से विचारों का आदान प्रदान जिस तकनीकी के माध्यम से किया जाता है उसको हम सूचना संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। सूचना संप्रेषण तकनीकी में आंग्ल भाषा में 3 शब्दों का समावेश है: इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी भाषा में सूचना संप्रेषण तकनीकी और संस्कृत भाषा में भी सूचना संप्रेषण तकनीकी ही। तो सबसे पहले देखेंगे सूचना, इंफॉर्मेशन अर्थात डाटा। अध्यापनार्थम तथ्यानां संग्रहणम, सूचना में हमें किसका संग्रहण करना है? पढ़ाने के लिए सूचनाओं का संग्रहण हमें करना है। और कम्युनिकेशन में हमें क्या करना है? संप्रेषणम अर्थात समान रूपेण प्रेषणम। जो हमने तथ्यों का संग्रहण किया था, अब हमें उन तथ्यों का, जो हमने इन्फॉर्मेशन समायोजित की हैं, उन इन्फॉर्मेशन को हमें छात्रों तक किस प्रकार से कम्युनिकेट करना है, वो सब चीज़ें किस में आती हैं? कम्युनिकेशन में आती हैं। इसके साथ ही तीसरा जो पद जुड़ा हुआ है वह है टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी। विविध प्रविधीनां युक्तीनां नवाचाराणां प्रयोगेण अस्माभिः कौशलानां प्रयोगेण कथं सूचनानां संप्रेषणं छात्राणां पुरतः करणीयम् इति भवति टेक्नोलॉजी। तर्हि सूचना संप्रेषण तकनीकी अर्थात ज्ञानस्य संप्रेषणं तकनीकी माध्यमेन कथं कर्तुं शक्यते तद्भवति सूचना संप्रेषण तकनीकी। ICT कथं कार्यं करोति? सूचना संप्रेषण तकनीकी अस्माकं कथं कार्यं करोति? तर्हि सर्वादौ मूलतथ्यानां संकलनं क्रियते। रॉ डाटा कलेक्शन किं क्रियते? मूल तथ्यों का संकलन किया जाता है, जिसको हम रॉ डाटा कलेक्शन कहते हैं। अर्थात जितनी भी इंफॉर्मेशंस जो हैं, जितनी भी नॉलेज जो है, जितना भी सब्जेक्ट कंटेंट जो है, वो सबसे पहले क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? नियमानुसारेण सार रूपे परिवर्तनम, नियम के अनुसार उसका परिवर्तन कैसे? फॉर्म्स ऑफ फाइल्स में हो सकता है, रिपोर्ट्स में हो सकता है, रिकॉर्ड्स में हो सकता है, ग्राफ्स में हो सकता है। अर्थात हम जिस तकनीकी के माध्यम से अपनी सूचना को, अपने ज्ञान को हम छात्रों तक ट्रांसफ़र करेंगे, तो क्या हम उसको ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे, क्या हम उसको फाइल के माध्यम से समझाएंगे, वो सब जो है हमें यहाँ पर क्या करना है? सेटअप करना है। उसके बाद में तृतीय सोपान इसका होता है सूचनानां संकलनम। सूचनाओं का संकलन संक्षिप्त रूप में किसके माध्यम से किया जा सकता है? चार्ट्स हैं, टेक्स्ट हैं, वीडियो है, ऑडियो है, इस तरह के उसमें हम एनिमेशंस डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है प्रौद्योगिकी।
यानी कि रिफाइनिंग द इंफॉर्मेशंस, जितनी भी इंफॉर्मेशन अब तक हमने संकलित की है, चार्ट के माध्यम से की है, चाहे फाइल के माध्यम से की है, चाहे ग्राफ के माध्यम से की है, या किसी ऑडियो या वीडियो के माध्यम से की है, अब हम उसको क्या करेंगे, एक बार फिर से रिफाइन करेंगे। और रिफाइन करने के बाद में, परिष्कृत करने के बाद में अंतिम जो हमारा सोपान होता है वो होता है संप्रेषणम, अर्थात अब हम उसको संप्रेषित करेंगे। यानी कि सूचनाओं का संग्रहण करके, सूचनाओं को तकनीकी में ढाल करके और उसका संप्रेषण करेंगे। संप्रेषण भी दो प्रकार से किया जाता है, संप्रेषण मौखिक भी होता है और संप्रेषण लिखित भी होता है। मौखिक में हम अपनी सूचनाओं को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भी भेज सकते हैं, सभा में भाषण के द्वारा भी दे सकते हैं, साक्षात्कार के द्वारा भी दे सकते हैं, सम्मेलन है, दूरभाष है, आपसी बातचीत जिसे हम वार्तालाप कहते हैं उसके माध्यम से भी दे सकते हैं, सामूहिक संवाद जो हैं, रेडियो प्रसारण है, संगोष्ठी हैं, इन सभी के माध्यम से हम मौखिक संप्रेषण कर सकते हैं। यदि लिखित संप्रेषण की बात की जाए तो प्रश्नावली है, नियमावली है, रेखाचित्र हैं, चार्ट पत्र है, ईमेल है इत्यादि के माध्यम से हम लिखित संप्रेषण भी कर सकते हैं। तो अब हम चिंतन करेंगे कि अध्यापक शिक्षा में आईसीटी का यानी कि सूचना संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है या कैसे किया जा सकता है। तो सर्वप्रथमं तु कौशलानां विकासीकरणे शिक्षकं प्रति सूचना संप्रसारणं तथा विद्यालय प्रबंधनं प्रति चेतना प्रदानम। सबसे पहले क्या करना है कि कौशलों के विकास के लिए शिक्षक के प्रति सूचनाओं को संप्रेषित करना और विद्यालय प्रबंधन के प्रति चेतना प्रदान करना, यानी कि इसका प्रयोग करना है तो विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, शिक्षक महाविद्यालय में प्रबंधन इसका होना चाहिए और शिक्षक में इतना कौशल होना चाहिए कि वो इसका यूज़ कर सके। इसके बाद इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सर्वादौ मूल्यांकन पद्धतौ नवीनीकरणाय। मूल्यांकन पद्धति में यदि हमें नवीनीकरण लाना है, नवीनीकरण का मतलब क्या होगा, परीक्षा कार्येषु संगणक यंत्र माध्यमेन अस्माभिः आवेदन पत्राणां पूरणं कर्तुं शक्यते, शुल्क अस्माभिः तत्र स्वीकर्तुं शक्यते, परीक्षा पत्राणां तत्र यदि विकल्पात्मक उत्तराणि सन्ति तर्हि निरीक्षणं कर्तुं शक्यते, पुनश्च अंकतालिकानां निर्माणं कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वमपि अस्मिन् आगच्छति। शोधकार्यनिमित्तम् आईसीटी सूचना संप्रेषण तकनीकेः प्रयोगः शोधकार्यार्थं बहु भवति। अस्माभिः शोधप्रबन्धलेखनं कथं करणीयं, शोधप्रबन्धमाध्यमेन अस्माकं सूचनाः कथं विद्यालय प्रति, विश्वविद्यालय प्रति, समाजं प्रति, समुदायं प्रति संप्रेषणीयम्, एतत् सर्वमपि कर्तुं शक्यते। ततः परं पुस्तकालय संबंधी सर्वाः सूचनाः संगणक माध्यमेन सरलतया प्राप्तुं शक्यन्ते। आईसीटी का प्रयोग पुस्तकालय से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी किया जा सकता है। सभी प्रकार की सूचनाएं हम पुस्तकालय से ले सकते हैं। इसी के साथ ही डिजिटल पुस्तकालय प्रयोगी दक्षता संपादनम, डिजिटल पुस्तकालय के प्रयोग में दक्षता संपादन करने के लिए भी आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। पुस्तक प्रकाशनाय, ई जर्नल अर्थात शोध पत्रिका प्रकाशनाय, मोबाइल लर्निंग, इन सब में भी क्या किया जाता है, आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई ई बुक पब्लिश करनी है, कोई ई जर्नल में हमें अपना ई रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, अथवा हमें मोबाइल लर्निंग करनी है, मोबाइल से कुछ सर्च करना है, वेबसाइट से कुछ सर्च करना है, इंटरनेट से कुछ सर्च करना है, विकिपीडिया से कुछ सर्च करना है, तो इस सब में किसका प्रयोग किया जाता है, आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ मल्टीमीडिया एजुकेशन सिस्टम,
बनाने के लिए, अर्थात जो बहुविकल्पीय शिक्षा व्यवस्था की बात आजकल की जा रही है, जिस प्रकार से कि अभी हम घरों के अंदर हैं तो किस प्रकार से बच्चों तक शिक्षा दी जा सकती है, कौन कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा हम घर बैठे छात्रों को शिक्षित कर सकते हैं, इस प्रकार के निर्माण के लिए भी ICT महत्वपूर्ण कार्य करती है। साथ ही मुक्त पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु जो विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आकर के शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पत्राचार कार्यक्रम इत्यादि में भी ICT का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। साथ ही निर्देशन एवं परामर्श हेतु, निर्देशन और परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए भी ICT जो है वो बहुत प्रयोग करती है। जब भी आप किसी विपत्ति में होते हैं या किसी चिंतन मनन में होते हैं तो आप तुरंत मोबाइल में सर्च करते हैं और आपको कुछ न कुछ नई दिशा प्राप्त होती है, या आप अपने अध्यापकों के द्वारा कंसल्ट करते हैं मोबाइल से और वहाँ से आपको कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, आपकी समस्याओं का समाधान होता है। इसी के साथ में व्यावसायिक प्रगति निमित्तम प्रोफेशनल एनरिचमेंट की जो बात की जाती है, इसमें ICT का बहुत यूज़ है। यदि हम कहीं जाकर कोई कोर्स नहीं कर सकते हैं तो हम ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी हम व्यावसायिक प्रगति में लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से एवं प्रभावी शिक्षण सामग्र्याः निर्माणार्थम, यदि हमें इफ़ेक्टिव टीचिंग मटेरियल बनाना है तो उसमें ICT का बहुत बड़ा प्रयोग किया जा सकता है। अच्छे अच्छे चित्र बनाए जा सकते हैं, अच्छे अच्छे चार्ट्स निर्माण किए जा सकते हैं और उसमें देख करके हम बहुत अच्छे अच्छे मॉडल इत्यादि भी बना सकते हैं। पाठ्यवस्तुं सरलं रोचकं बोधकं च कर्तुं सूचना संप्रेषण तकनीकेः अनुप्रयोगः क्रियते। पाठ्यवस्तु को सरल, रोचक एवं बोधगम्य बनाने के लिए ICT का प्रयोग किया जाता है। जब छात्र हैं, छात्रों को ऑडियो विजुअल एड्स सिखाए जाते हैं तो उनके लिए पाठ्य सामग्री सरल एवं बोधक बन जाती है। इसी के साथ में विषयस्य प्रभावशाली प्रस्तुतिकरणाय, यदि कोई मुख से, गुरुमुख से बात को नहीं सुनना चाहता है और उसी को हमने किसी विजुअल एड से दिखाया तो छात्र तुरंत सुन लेते हैं, तो उससे क्या है, आपका विषय का प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण हो जाता है, बच्चों तक ज्ञान जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, संप्रेषित हो जाता है। साथ ही ज्ञानस्य क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरणाय, जो हमारा नॉलेज सिस्टम जो है उसका सिस्टमैटिक जो ट्रांसफ़र हमें करना है तो उसमें ICT बहुत इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि कई बार अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय विषय से इतर अंशों पर भी चर्चा कर लेते हैं और यदि वही अध्यापक PPT के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर बिंदु अनुसार लिखा होता है, इसीलिए वो बिंदुओं का अनुसरण करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने विषय पर चर्चा करते हैं, अनर्गल बातों की चर्चा कक्षा में नहीं होती है। इस प्रकार ICT का अनुप्रयोग वहाँ बहुत प्रभावी है और साथ ही काल में और श्रम में, परिश्रम में न्यूनता लाने के लिए भी ICT जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो क्या क्या साधन हो सकते हैं ICT के लिए? सूचना संप्रेषण तकनीकेः साधनानि कानि इत्यस्मिन् विषये यदि वयं चर्चां कुर्मः तर्हि भवन्तः सर्वे जानन्ति सूचना संप्रेषण तकनीकेः साधनानि कानि, भवन्तः सर्वे उपयोगम् अपि कुर्वन्ति, तथापि एकवारं गणनां कुर्मः मिलित्वा। यथा सर्वादौ भवति इंटरनेट, अन्तर्जालं, कंप्यूटर, संगणकयन्त्रं, वेबसाइट्स, जालतन्त्राणि, डिजिटल लाइब्रेरी अर्थात अस्माकं पुस्तकालयः, ईमेल, फैक्स, CD DVD, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उपग्रह संचार, शैक्षिक TV, शैक्षिक रेडियो, ऑडियो विजुअल एड्स, सॉफ्टवेयर, वेरियस टाइप्स सॉफ्टवेयर अर्थात कई तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो, ऐप्स, वेरियस टाइप ऐप्स, सॉफ्टवेयर और ऐप जो भी हैं, यहाँ पर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर और ऐप की बात की जा रही है। लैब्स, जितनी भी लैब हैं वो सभी, प्रोजेक्टर्स, ऑनलाइन डिस्कशन जितने भी चलते हैं, फेस टू फेस लर्निंग, एजुकेशनल ऐप्स में जैसे गूगल हैंगआउट अभी जो हम ऐप यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्लासरूम जो है, इस तरह से, और जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, थीसिस, डिजर्टेशन इत्यादि।
इस प्रकार से इन साधनों का प्रयोग करके हम ICT का अध्यापक शिक्षा में अच्छी तरह से अनुप्रयोग कर सकते हैं। अर्थात अप्लाइड ICT इन टीचर एजुकेशन जो फॉर्म हैं वो इन तरीक़ों से अध्यापक शिक्षा में प्रयुक्त की जाती हैं। तो इनका प्रयोग हम सभी जानते हैं कि आजकल के तकनीकी युग में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। विषय से आप अवगत हुए होंगे। इसी आशा के साथ नमस्कार।